नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। आज की बात में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बात जब भी सामाजिक सुरक्षा की आती है तो जहन में सबसे पहला शब्द आता है पेंशन। कर्मचारियों के लिए, खासतौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके लिए पेंशन की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। पेंशन को लेकर के लड़ाई भी खूब रही है। पेंशन योजना ओपीएस बनाम एनपीएस को लेकर के चर्चा भी खूब रही है। इस बीच केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू करने जा रही है। ऐसे में हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन योजनाओं में क्या अंतर है और कौन सी योजना आपके लिए बेहतर हो सकती है। और यही समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एजी ऑफिस शिमला के वरिष्ठ लेखा अधिकारी पवन कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमलता मैडम। आपके माध्यम से मैं दूरदर्शन केंद्र शिमला के सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। और सर से आज हम समझेंगे कि क्या क्या पेंशन के लाभ हो सकते हैं, किस तरह से जो पेंशन है वो एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है। पेंशन योजनाएं हैं, ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस भी आने वाली हैं। ऐसे में जो सेवानिवृत्ति के लाभ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पवन जी। हेमलता जी, जिससे आपको पता ही है कि पेंशन जो होती है जी, जब वो लोग या कर्मी सेवानिवृत्त हो जाते हैं जी, और अपनी जीवन की इवनिंग में या संध्या में उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और उनको अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन की तो आवश्यकता पड़ती है। परिवार की भी जरूरतें बढ़ जाती हैं और उनके बाद अपने जो चिकित्सीय खर्चे वो भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन बहुत ही वाहिद और ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसके जो आपने बताया कि उन्हें क्या क्या सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशनरी बेनिफिट क्या क्या हैं, तो पहला तो उसका मूल है वो है पेंशन, मंथली पेंशन जो उन्हें मिलती है। दूसरा होता है, और इसी पेंशन में से वो उनका है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तीसरा है रिटायरमेंट ग्रेजुटी और चौथा है लीव इनकैशमेंट। उसकी जो बकाया छुट्टियां, अर्न लीव जो उसने अर्न की होती है उसको भी उसका नकदीकरण या उनको पेमेंट कर दी जाती है। ये जो चारों लाभ हैं ये उनको मिलते हैं जो लोग रिटायर कर जाते हैं। और इसी के साथ मैं वो भी जोड़ूंगा, कुछ लोग, कुछ दुर्भाग्यवश जो अपने सेवा काल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनको सरकार की तरफ से फैमिली पेंशन दी जाती, प्रदान की जाती है। उसके साथ एक डेथ ग्रेजुटी और फिर वो जो लीव इनकैशमेंट है वो तो मिलता ही है। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार के ये दोनों उसमें संगतियों में रिटायर होने पर भी या कर्मचारी की अकस्मात या सेवा काल में डेथ होने पर ये दोनों लाभ मतलब दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी। जी सर, इस बीच एक और चीज़ है कि कोई अपनी इच्छा अनुसार यदि रिटायरमेंट लेना चाहें तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको किस तरह के लाभ मिलेंगे और कौन से लाभ ऐसे हैं जिन लाभों से वो अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट लेने के बाद वंचित रह सकता है? ये बहुत ही अच्छा आपने जो प्रश्न किया है हेमलता जी। जो रिटायरमेंट है, एक तो सरकार द्वारा निर्धारित एक आयु होती है, उसके बाद कर्मी रिटायर हो जाता है। उसे हम कहते हैं सुपरन्वेशन पेंशन। जब भी कोई कर्मी मतलब एक निर्धारित, जैसे केंद्र सरकार में 60 साल की आयु पूरी करने पर उसे रिटायर कर दिया जाता है और हमारे हिमाचल राज्य सरकार में 58 की एज होने के बाद उन्हें सुपरन्वेट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक दूसरी रिटायरमेंट है वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। उसमें 25 साल की सर्विस या 55 ईयर की एज में अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें भी वो ऐसा कर्मी 3 साल के लिए उसे 3 महीने का एक पहले से नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद उनको अच्छी रिटायरमेंट उनकी दे दी जाती है उसे। इसमें उसके थोड़े से है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो सुपरनेशन या अदर कैटेगरी ऑफ पेंशन में उनकी जो पेंशन की जो राशि है वो 50% ऑफ द अमेलमेंट्स पर होती है, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट में वो प्रोपोर्शनेट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, जितनी उसने 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर की है उसके प्रोपोर्शन में होती है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में ये एक थोड़ा ये मेन कारण है। तीसरी तरह की जो रिटायरमेंट या सर्विस से जो रिटायरमेंट होती है वो होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है दैट इज ड्यू टू द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉइज, उसके कारण होती है कि ड्यू टू अगर रिटायरमेंट होती है ड्यू टू पेनल्टी मेजर्स और उसको भी बेनिफिट मिलते हैं।
और चौथा होता है इनवैलिड पेंशन, व्हेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको रिटायर कर दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, यानी कि वो सक्षम ना रहे आगामी सर्विस करने के लिए जी। ये मेंटल और अदरवाइज वो भी किसी बहुत बड़ी बीमारी से या किसी दुर्घटनाग्रस्त होने पर वो अगर आगामी सेवा करने के लिए ना रहें तो उनको मेडिकल ग्राउंड पे भी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो ये मुख्य तौर पे 4 ये रिटायरमेंट है। जी बिल्कुल। और रिटायरमेंट के जो लाभ हैं वो तो आपने बताए, लेकिन जो इसकी पात्रता की गणना है वो किस प्रकार की जाती है, ये भी हम आपसे जानेंगे। जी जी, ये बहुत ही है, जैसे हमने अभी पहले बताए हैं इससे पहले कि पेंशन कम्यूटेशन और पेंशन रिटायरमेंट उसकी पात्रता और उसकी गणना कैसे होती है, हम मूल रूप से बहुत ये डिटेल होता है, लेकिन इस तरह से उसको बताते हैं कि हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक हमें सुन रहे हैं और जो अभी आगामी कुछ समय के बाद रिटायर होने वाले हैं तो थोड़ा उन तक हमारा ये संदेश पहुंच सके। तो सबसे पहले हम पेंशन के बारे में बताते हैं। जो पेंशन है और उसमें मौजूदा जो ओपीएस पेंशन है हम उसको लेकर स्टार्ट करते हैं जी। और उसमें क्या होता है कि जो जितने भी हमारे पेंशन रूल्स हैं जी। वो सीसीएसपी रूल 1972 हैं और इन्हीं के जो सारे रूल्स हैं, इन्हीं में से जो आगामी एनपीएस में भी बहुत से रूल्स जो हैं आगे उन्हीं को ही वो प्रतिपादित करते हैं। और इवन यूपीएस में भी गणना मूलक इसी तरह से है, कई विषयों में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले जैसे पेंशन है, पेंशन जो क्या होता है उसका हाफ ऑफ द अमलमेंट्स जी, वो उसकी जो सेवानिवृत्ति होने पर सुपरनेशन होने पे हाफ ऑफ द अमलमेंट व्हाट ही ड्रास एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन, वो उसकी पेंशन की एक उसकी राशि बनती है जी। और वो उसकी मूल राशि जो बन जाती है उसे बेसिक पेंशन बोलते हैं। इसके साथ आपके साथ मैं और शेयर करना चाहता हूँ, ये जो पेंशन की राशि है, जैसे हम जब हम जॉब में होते हैं तो महंगाई बढ़ने पर हमारे जो उसमें डीए जुड़ता रहता है टू काउंटर द अपना महंगाई वगैरह को उसको करने के लिए, है ना, डीए जुड़ता रहता है। और इसी ये बेनिफिट रिटायरीज को भी या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी है, उनकी मूल पेंशन में रिलीफ इन पेंशन उनको बोला जाता है, तो उनको समय समय पर वो रिलीफ इन पेंशन जोड़ा जाता है जी। दूसरा बेनिफिट होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में मतलब क्या है कि जो उसकी मूल पेंशन है, बेसिक पेंशन है, मान लो 50,000 है तो उसका जो 40% है जी, यानी कि 20,000 वो उसका कम्यूट कर दिया जाएगा जी। और उसके बाद उसका एक टेबल होता है, कम्यूटेशन टेबल बोलते हैं। मान लो अगर उसकी 58 की रिटायरमेंट है तो उसकी 20,000 गुना 12 गुना 8.371, तो एक राशि बन जाती है जो कि 20 लाख के करीब है जी। वो उस रिटायरी को एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है जो वो कम्यूट कर लेता है। और ये जो कम्यूटेशन है ये विकल्प है रिटायरी का, और यदि वो अप्लाई करता है, साल के दौरान अप्लाई करता है, तो उसमें उसको मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। विदाउट मेडिकल वो ही कैन सिंपली अप्लाई, एक फॉर्म भरेंगे और वो डीडीओ के थ्रू एजी ऑफिस में आ जाता है और उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दे दी जाती है। यदि वो 1 साल के बाद करता है तो उसका मेडिकल टेस्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा कंडक्ट होता है और उसकी अपेरेंट एज जो कि उसकी नॉर्मल एज से ज़्यादा भी हो सकती है जी। और उसको बाद होता है, उसके लिए उसको मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है जी। और इसमें क्या होता है, ये जो उसको सरकार ने या उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन हमने कम्यूट कर दी है, एक राशि हमने दे दी है, तो गवर्नमेंट इसको रिकवर करती है मासिक किश्तों में, जो कि उसकी 75 ईयर ऑफ एज और 132 मंथ विच एवर इज लेटर, वह तब उसकी ये रिकवरी चलती रहेगी। और उसके बाद वो 75 ईयर ऑफ एज के बाद उसकी ये पेंशन रिस्टोर हो जाती है। तो मान लो अभी हम फिर दोबारा इसमें एक और पॉइंट देखने वाला है कि उसको आगामी तौर पे क्या पेंशन मिलेगी। मान लो उसकी 50,000 मूल पेंशन थी, 20,000 उसने कम्यूट करवा दिया, तो 30,000 प्लस उसका जो रिलीफ ऑन पेंशन है वो 50,000 पे ही गणित होगा, और 30,000 जमा रिलीफ ऑन पेंशन ऑन द फुल पेंशन, ये उसको मासिक रूप से मिलता रहेगा और रिलीफ जैसे जैसे उसका बढ़ता रहेगा वो उसको मिलता रहेगा। अब हमने 2 पक्ष तो इसमें बता दिए हैं, पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तीसरा जो रिटायरी को मिलता है वो है उसके रिटायरमेंट ग्रेजुटी। रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या है, और ये उसको 1/4 ऑफ his average of his emoluments into qualifying service of 6 monthly, जितनी भी उसने रेंडर किया 6 मंथली की शेप में उसको कर देंगे। मान लो अगर किसी की 30 साल का उसकी सर्विस है जी, तो उसकी
उसकी एवरेज एमेलुमेंट मान लो 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 66 ईयर। जी। तो इसको जो मैक्सिमम है इसमें वो है जो उसकी मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके एमेलुमेंट्स 50,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो 1/4 मिलने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय द सर्विस रेंडर्ड, और मान लो उसने अगर 30 साल की है तो 60 साल, और डिवाइडेड बाय 66, क्योंकि हम 33 साल का मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं। तो और इसमें जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो 25 लाख है, राज्य सरकार, हिमाचल राज्य सरकार के लिए ये अभी भी 20 लाख है अधिकतम लिमिट जी। इसके बाद हमारा दूसरा आता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट हमारी अर्जित अवकाश की वो बकाया छुट्टियां जिनको कि कर्मी ने मतलब अवेल नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं, उसको नकदीकरण कर दिया जाता है। इसकी जो छुट्टियों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है उसकी 300 दिन जी। मान लो अगर 300 दिन से कम हो तो मेडिकल में से जोड़ के उसे पूरा कर लिया जा सकता है जी। और 300 दिन में तो मान लो 300 दिन है, ये मतलब मुख्य तौर पे अगर 300 करें या 240 हैं तो उसको उसी जो उसके एवरेज एमेलुमेंट, उसके जो एमेलुमेंट्स है पे प्लस डीए, इनमें से उसको जो उतने महीने का दे दिया जाएगा। जैसे 300 दिन है तो 10 महीने की पे उसको नकदीकरण करके दे दिया जाएगा जी। अब हमने जो रिटायरीज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, किस तरह गणित होते हैं, मुख्य रूप से हमने पेंशन, कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट की चर्चा कर ली। अब हम एक और करते हैं जो दूसरी स्थिति में जो कुछ कर्मी जो सेवा काल के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है उनको क्या लाभ मिलते हैं, उनकी गणना किस प्रकार करते हैं, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं जी। बिल्कुल। तो मान लो अगर दुर्भाग्यवश या किसी भी कारणवश वाइल इन सर्विस किसी कर्मी की डेथ हो जाती है तो उसको उसकी जो एमेलुमेंट्स का 30% उसकी फैमिली पेंशन बनती, उसकी गणना की जाती है, जो कि उसके स्पाउस को या उसके डिपेंडेंट को मिलती है। अच्छा, इसमें क्या है कि उसको 10 साल के लिए एनहेंस रेट पे यानी कि 50% ऑफ ऑफिस जो एमेलुमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। और इसके अलावा उसको एक और जो लाभ दिया जाएगा वो होगा डेथ ग्रेजुटी का जी। डेथ ग्रेजुटी जो है ये उसको डेथ ग्रेजुटी उसको क्या होगा, हाफ ऑफ द एमेलुमेंट्स। अब उसके सेवा काल को देखा जाएगा जी। मान लो अगर उसने उसका जो सेवा काल है बिफोर डेथ, अगर उसने लेस देन 1 ईयर किया है तो उसको हम 2 टाइम देंगे डेथ ग्रेजुटी। अगर उसने 1 साल से ज़्यादा किया है और 5 साल से कम किया है तो उसको 6 टाइम उसकी डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। यदि उसका 5 साल से ज़्यादा है और 11 साल से कम है तो उसको 12 टाइम एमेलुमेंट्स का 12 टाइम उसको ग्रेजुटी की राशि कैलकुलेट होगी। यदि उसकी 11 साल से ज़्यादा है और 20 साल से कम है, इस ब्रैकेट में उसकी सेवा काल है, तो उसको हम 20 टाइम एमेलुमेंट की उसकी डेथ ग्रेजुटी की गणना होगी। और यदि 20 साल से ज़्यादा उसका ये पीरियड बनता है, ठीक है जी, सेवा काल का, तो उसको हम हाफ ऑफ द एमेलुमेंट्स और उसकी जितनी कंप्लीटेड 6 मंथली है इन टर्म ऑफ उसकी सर्विस, जो उसने क्वालिफाइंग सर्विस है वो उसने की है, और मैक्सिमम उसको अगर हम देखें तो उसके एमेलुमेंट का 33 टाइम्स उसको मिल सकती है जी जी जी। तो ये उसका पूरा लाभ है। पेंशन में एक और हम देख लेते हैं पेंशन की पात्रता में, तो नॉर्मली एम्प्लॉइज में फर्स्ट जो बनता है उसके स्पाउस होते हैं। लेडीज के कर्मी अगर लेडीज है तो उसके हस्बैंड होंगे, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, तो सबसे पहले उन्हें ही लगती है बिल्कुल। और अगर वो उनके भी अगर वो नहीं रहे तो उसके बाद उनके जो सन या डॉटर, इसमें भी क्राइटेरिया है। सन को, डॉटर को, जो सन को होगी अप टू द एज ऑफ 25 ईयर, 25 साल तक उसको पेंशन लगेगी, अन्यथा ही स्टार्ट अर्निंग हिज लाइवलीहुड जी। उस स्थिति में अगर वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं या अपने आप कमाने लग जाते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है जी। इसी प्रकार डॉटर के भी केस में ये तो रहेगी ही जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा डॉटर को थोड़ा सा और भी है कि यदि लड़की अनमैरिड है और वो डिपेंडेंट है, ठीक है, आश्रित है इसी इनकम पर, और उसको कोई दूसरी इनकम नहीं है, और वो सर्टिफिकेट वगैरह जो डीडीओ के मार्फत आते हैं कि उनके जो अन्य साधनों से उनकी इनकम
ये कम है, इसी के ऊपर वो निर्भर है। तो वो जब तक उसकी मैरिज ना हो अनमैरिड डॉटर की, तब तक उसको ये पेंशन, फैमिली पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा डाइवोर्स डॉटर, उसको भी ये लाभ मिलता रहेगा जी। उस समय तक जब तक वो अपनी लाइवलीहुड ना अर्न कर ले या उसकी रीमैरिज ना हो जाती। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना विस्तार से ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को समझाई है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो पात्रता की गणना है वो की जाती है, वो चाहे ग्रेच्युटी जो डेथ के केस में हो या उसके अलावा कोई और संभावित जो घटना हो उस आधार पे हो। तो साथ साथ अब हम यूपीएस की बात करेंगे। मैं हेमलता जी एक और कर देता हूँ। हमने जैसे सभी का तो लगभग कर लिया, एक फैमिली पेंशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंश जो छूट गया है। मान लो अगर कोई बच्चा जो जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे कर्मी का कोई हैंडीकैप्ड अगर बच्चा है, ठीक है, तो उसकी और अगर वो अपना अर्जित करने के लिए डिपेंडेंट है और वो इनकैपेसिटेटेड है टू ए सर्टेन डिग्री विच इज़ वेरीफाइड बाय द मेडिकल बोर्ड ने उसमें अंकित किया हुआ है उसके प्रमाण पत्र पर, तो उसको लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी जो रह गई थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने साझा की है। देशी प्रधानमंत्री जब भी कोई योजना लागू करते हैं उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है, एक बड़ी योजना होती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीएस लागू होने जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं इस योजना के लागू होने के बाद? इसी परिवेश में मैं और बताता हूँ कि हमारे पास जैसे सबसे पहले ओपीएस था जी, एनपीएस था जी, क्योंकि एनपीएस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन यूपीएस है जी, और ये 1/4/2025 से जी, जो एनपीएस के जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक विकल्प दिया जाएगा कि दे कैन ज्वाइन द यूपीएस। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले जो एनपीएस आया था उसको अगर स्टार्ट लेके चलते हैं तो स्विचिंग ओवर करना थोड़ा इजी रहेगा जी। तो एनपीएस था वो सबसे पहले हमारे राज्य सरकार में तो 15/5/2003 के बाद के जो भी हमारी नियुक्तियां हुई थी, जो एम्प्लॉइज आए थे गवर्नमेंट में, उनके लिए ये सर्विस, ये पेंशन एनपीएस मान्य था जी। और वो ओपीएस में नहीं थे जी, और उसके बाद उनको यही लागू होना था जी। अब इसकी कुछ विशेषताएं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो एनपीएस में क्या था कि जैसे ओपीएस में हम किसी तरह का कोई भी एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। इस नई जो स्कीम आई थी इसमें जो एम्प्लॉइज है वो अपनी एमोल्यूमेंट्स पे और डीए का 10% कंट्रीब्यूट करेगा जी। और मैचिंग कंट्रीब्यूशन, सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर की भी होगी जी। और एनपीएस में कोई ऐसी पात्रता नहीं थी कि उसके 10 साल रेगुलर होने चाहिए एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन। तो ये उसके बाद उसके जो ये जो फंड थे, ये दोनों फंड उसके दोनों ये कंबाइंड ये उसका कॉर्पस बन जाता है। और इसको जो एनएसडीएल, नेशनल फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीनस्थ है, वो उसको मॉनिटर करता है। सबसे पहले उसे एक प्रान नंबर दे दिया जाता था, फॉर्म वगैरह भर के प्रान नंबर में उसकी जो अकाउंटिंग करती है वो एनएसडीएल के एक ई गवर्नेंस एनएसडीएल की वो जो है वो उसकी करती है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और उसकी जो ये बुक कीपिंग और रिकॉर्ड्स जो है वो सारी वो ही मेंटेन करती है। और एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन उसको 60% उसका जो कॉर्पस के जो वैल्यू है वो उसको वापस दे दी जाती है, और 40% के आधार पर जो एनएसडीएल के जो उनके प्रतिपादित नियम है उनके अनुसार उनको पेंशन लगा दी जाती है। इसके अलावा जो ये एनपीएस के जो रिटायर लोग होते हैं उनको उसी प्रकार ओपीएस के जिस तरह गणित होती है उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी प्रदान की जाती है। और इसी दौरान इसी के साथ साथ और एनपीएस में जो है डेथ ग्रेच्युटी भी दे दी जाती है, जिसकी हमने पहले ही चर्चा कर दी, उसी ही लगभग गणना के अनुसार उनको दे दी जाती है जी। और मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा और कर दूं, क्योंकि हमारे राज्य सरकार में ये ओपीएस लागू हो गया था, और ओपीएस से जो हमारे एनपीएस से लोगों ने जो स्विच ओवर किया है जी, तो उसके बारे में बता दूं कि जो तो सभी लोग जो सर्विस में थे उन्होंने तो ऑप्शन दी और उन्होंने ओपीएस को वो कर लिया। एक छोटा सा वर्ग था जिन्होंने
मतलब 1000 या 1200 के करीब लोग थे जिन्होंने ओपीएस में नहीं जिन्होंने शिफ्ट किया, उनके लिए ये एनपीएस ही बेटर विकल्प था। जैसे ओपीएस में क्या है कि सुपरनेशन में अगर आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है तभी आपको पेंशन लगेगी, ठीक है जी। और अगर नहीं है तो वो फिर वो नहीं मिलेगी जी। तो उन्होंने ऐसे कुछ 1200 के करीब ऐसे एनपीएस के एम्प्लॉइज थे तो जिन्होंने एनपीएस ही उनके लिए बेनिफिट था। तो उसमें उनको क्या था कि उनको जो भी पेंशन उस माध्यम से लगनी थी पेंशन भी लग जानी थी, 60% उनका जो कॉर्पस वैल्यू थी वो भी मिलनी थी और उनको रिटायरमेंट ग्रेजुटी तो उसमें मिली जानी थी जी। तो ये उनके लिए बेनिफिट था जिनकी लेस देन 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस होती है एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो था, हमारे जो लोग एनपीएस से रिटायर हो गए थे तो उनको भी एक मौका दिया गया था कि वो अपने ओपीएस के में शिफ्ट होके अपने लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए एक कंडीशन थी कि जो एम्प्लॉयर शेयर है एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज ने जो किया उसमें जो एम्प्लॉयर शेयर है प्लस उसके डिविडेंड का 50% वो जमा करवाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट से उसके उसमें एंट्रीज होगी और वो तब उसकी जो सर्विस बुक और जो उसके अन्य पेंशन पेपर्स हैं वो एजी ऑफिस में भेजे जाएंगे। तब उसके बाद उनकी ओपीएस में दोनों से हट करके यूपीएस में जो खास बिंदु हैं उनके बारे में बिल्कुल प्लीज। अब हम ओपीएस के बारे में करते हैं जी। तो जैसा आपने सुना ही है कि ओपीएस बिल्कुल ही अभी रिसेंटली ही ये पिछले वर्ष से ये इसके बारे में चर्चा होती रही है। और यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जी, ठीक है जी, ये एकीकृत पेंशन योजना भारत सरकार के गजट में 24/1/2025 को ये नोटिफाई कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है जी। अच्छा, एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है? इसमें क्या है कि कर्मी जिनके 10 साल एट द टाइम ऑफ सुपरन्यूशन होंगे वही इसके पात्र होंगे जी, ठीक है। और दूसरा क्या है वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में, वो तो है कि उनको भी 25 साल की एज होने पर ही उन्हें इसमें की जाएगी, तो एक छोटी सी कंडीशन है। बी, मैं दूसरा इसमें बताना चाहूँगा आपको कि इसमें भी जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने जा रहा है और इसमें जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एनपीएस के एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो अपने ऑप्शन देने पर उनकी जो वो अपना कन्वर्ट कर सकेंगे, उनका प्राण नंबर में जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन की दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू यूपीएस में। और इसमें भी वो दूसरा है कि अगर वो जो रिटायर आदमी जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं तो उनको भी ऑप्शन दी जाएगी जिसके नियम मतलब द्वारा ये नेशनल फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो नियम प्रतिपादित करेगी और उसके बाद उनके पास भी ऑप्शन रहेगी। और तीसरा जो इसकी कंट्रीब्यूशन है इसमें भी वही है कि 10% कंट्रीब्यूशन हमारे एम्प्लॉइज की होगी जी, और मैचिंग 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की रहेगी। इसके अलावा 8.5% कंट्रीब्यूशन हमारी केंद्र सरकार की रहेगी। तो टू सपोर्ट द उसमें वो पूल इन कर देगी उनके कॉर्पस में। और ये जो कॉर्पस है उनमें जो इसका जो लाभ होगा मेन तो है एक जो उसका माफ कीजिएगा सर 8.5 या 18.5 नहीं 8%, 10% तो उसने मैचिंग कर दिया ना, 8% वो इसके अतिरिक्त करेगी जस्ट टू सपोर्ट द कॉर्पस और इसको सुदृढ़ करने के लिए ये गवर्नमेंट 8.5% अतिरिक्त है जी जी जी, तो ये वो करेगी। अब हम उसके बाद आते हैं कि हमने सारा कर दिया कि इसमें लाभ क्या क्या है जी, है ना। तो इसमें जो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक जो बेनिफिट है यूपीएस में वो है फुल अश्योर्ड पे आउट जी। जो फुल अश्योर्ड पे आउट है ये उनका एवरेज एमोलमेंट ऑफ 12 मंथ जी, ठीक है, एवरेज एमोलमेंट ऑफ 12 मंथ का उसका 50% मिलेगा। इसके बारे में आगे 50% होगा, लेकिन इसमें 2-3 कारक हैं। अगर किसी ने 25 साल की पूरी सर्विस कर ली है तो 25 साल की पूरी सर्विस होने पर उनको फुल अमाउंट और मिलेगा। और उसकी होती है कि इंडिविजुअल का जो है जो उसका कॉर्पस है उसकी इंडिविजुअल की वैल्यू की है। अगर उसका कोई भी मिसिंग क्रेडिट नहीं है या उसने कोई विड्रॉवल नहीं किया है तब तो पूरा मिलेगा। यदि उसमें कोई गैप है उसकी 25 साल से कम है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी और
अगर उसका कोई मिसिंग क्रेडिट है कंट्रीब्यूशन में या विड्रॉवल किया है, वो उसके भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो आपने जानकारी दी है, ये इनिशियल जानकारी है। अब जैसे यूपीएस लागू होगा उसके बाद कई सारे नियम बनेंगे, कई सारा जो विस्तार है इस योजना में किया जाएगा। समय का अभाव है, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, इसके अलावा जो ये जो मतलब ये पेंशन या जिसको हमने फुल अश्योर्ड पोर्शन बोला था, एक इसके अतिरिक्त एक और लाभ जो है, वो जो मुख्य लाभ है वो है उसमें कि एक उनको वन लमसम भी इसमें मिलेगा। वो वन लमसम क्या है कि 1/10 ऑफ द एमोलुमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इन 6 मंथली। मान लो अगर उसने 20 साल की सर्विस की है तो 1/10 ऑफ द एमोलुमेंट मल्टीप्लाई बाय 20 साल की सर्विस में 40 है, वो एक राशि बन जाएगी लमसम के शेप में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और इतना विस्तार से आपने तमाम जो पेंशन योजनाएं हैं उनके बेनिफिट्स के साथ साथ जो पात्रता की गणना है उसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने जा रहा है और इस योजना के बाद कई सारे जो केंद्र के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जिस तरह पवन जी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी इस राज्य सरकार ने ओपीएस अडॉप्ट कर रखा है और ऐसे में ओपीएस के तहत किस तरह से आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं, ये भी आपको पवन जी ने बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल।